Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic, that is Akbar Mughal Emperor important questions. बात करें किन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, whether SSC or any other exam, whether teaching or anything, you can see this video. जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा आपका उसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा. इसमें अकबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुछ जानकारियाँ और फिर लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. बाकी बात करें तो आपको अपने हिसाब से इसमें जो इम्पॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले सकते हैं या फिर कहीं राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू. सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ला क्लासेस बिगिन. ये सबसे पहले एक अकबर की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं. बात करें अकबर के डायनेस्टी की तो 1556 से 1605 तक चली. ये टाइम पीरियड अपन को याद रखना है, 1656 से 1605, 1556 से 1605, क्योंकि पूछा जाता है कि भाई 1500 से 1600 तक किसका रेन था, तो फिर आप बता सकते हैं कि भाई अकबर का था. अकबर पोजीशन वॉज इन डेंजर्स व्हेन ही सक्सीडेड हिज फादर हुमायूं एज दिल्ली वॉज सीज्ड बाय द अफगान्स. यानी कि जब उसने स्टार्ट किया अपना शासन तो वो मुश्किल में था. क्यों? क्योंकि उस टाइम जो उसका दिल्ली था वो अफगान से सीज़ किया हुआ था. In 1556 in the second battle of Panipat, Akbar defeated Hemu या फिर हेमचंद and the army of Hemu fled, which made the victory of Mughal decisive. 1556 में जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, पहला कब हुआ था? 1526 के अंदर हुआ था, जो कि किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था. पर 1556 वाला जो युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू को अकबर ने हरा दिया था और फिर हेमू का सर कलम बैरम खान ने किया था. ठीक है, तो जब उसने हरा दिया तो हेमू क्या हो गया था, वहाँ से भाग गया था, तो इसलिए क्या हुआ, मुग़ल लोग जीत गए थे. ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ अकबर रेन, बैरम खां एक्टेड एज इज रीजेंट. रीजेंट का मतलब क्या होता है कि थोड़ा गुरु वगैरह जैसा, जो मतलब आपको लीड करे, आपको समझाए कि कैसे शासन करना है, फिर क्या करना है. तो 5 साल तक अकबर के रेन में, यानी कि अकबर के शासन में बैरम खान ने एक्ट किया एज अ रेजेंट या फिर एज अ गुरु ऑफ अकबर. ठीक है. लेटर अकबर रिमूव बैरम खान एंड सेंट हिम टू मक्का, बट बैरम खान वॉज किल्ड बाय एन अफगान ऑन हिज वे. उसके बाद क्या हुआ, 5 साल बाद लगभग अकबर ने बैरम खान को एक फरमान दिया कि आप क्या करें, मक्का में जाए, वहाँ पर कोई काम दिया होगा. तो बैरम खान जब रास्ते में था तो उसे अफगान लोगों ने मार दिया था. द मिलिट्री कंक्विस्ट ऑफ अकबर वॉर एक्सटेंसिव, यानी कि मिलिट्री जो भी उसका था, मिलिट्री का जो भी शासन था, बहुत ज़्यादा लोग थे उसकी मिलिट्री में. ठीक है. नीचे एक ग्राफ भी लिया गया आपका, एक मैप है ये. इसमें क्या है देखो, आप देख सकते हो जो पिंक एरिया है या फिर पीच एरिया जो भी कह लो आप इसे, मुग़ल एम्पायर था ये 1605 तक. उसके बाद जो ग्रे एरिया है ये 1707 तक बढ़ने लगा था. यानी कि आप देख सकते हैं कि ऊपर का पाकिस्तान वगैरह, चीन, असम और बस नीचे का ये तमिलनाडु, केरल, बस यही सब छूट रहे थे. बाकी पूरा का पूरा मुग़ल एम्पायर के अंदर आ चुका था. ठीक है. आगे बात करें अकबर के रिलेशन विद राजपूत, तो अकबर ने मैरी किया था एक राजपूत प्रिंसेस से, द डॉटर ऑफ राजा भरमल. For 4 generations, the Rajputs served the Mughals and many served in the position of military generals as well. Akbar appointed Raja मान सिंह and Raja भगवान दास in the senior position of the Mughal administration. बस ये दोनों ये नाम याद रखने हैं आपको कि मान सिंह और भगवान दास को किसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड किया था, तो अकबर ने किया था. तो द मेजॉरिटी ऑफ द राजपूत स्टेट सरेंडर टू अकबर. द रानास ऑफ मेवार कंटिन्यू टू कन्फ्रंट इवन थो दे वर डिफीटेड सेवरल टाइम्स. यानी कि एक ही जो था राना ऑफ मेवार वही खड़ा रहता था, बाकी सब तो झुक चुके थे इसके आगे, अकबर के आगे. राना ऑफ मेवार भी बहुत बार हार चुका था पर फिर भी वो हार नहीं मान रहा था. इन 1576 द मुगल आर्मी डिफीटेड राणा प्रताप सिंह इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी. याद रखना, राणा प्रताप सिंह को 1576 के अंदर बैटल ऑफ हल्दी घाटी में हराया गया. Following the defeat of Mewar, other leading Rajputs leaders surrendered to Akbar and accepted his suzerainty. Akbar policy towards Rajput was combined with broad religious toleration. He abolished a pilgrim tax, that is jizya. ये याद रखना है, उसने पिलग्रिम टैक्स हटाया था जिसको जिजिया कहा जाता है. अकबर को माना जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस पर्सन था और वो सबके धर्म का सम्मान किया करता था और जो भी धर्म के आड़े आया करता था वो सब चीज़ों को रिमूव करता चला गया था धीरे धीरे. Akbar religious policy. It's Akbar religious policy that made way to his name in his history pages. In 1562 he abolished jizya, जो कि अभी हमने देखा एक पिलग्रिम टैक्स था. He abolished his Hindu wives to
ही अलाउड हिज हिंदू वाइफ्स टू वर्शिप हिज ओन गॉड, उसने अपनी हिंदू वाइफ्स को अलाउ किया होता है कि वो अपने भगवान की पूजा कर सकती हैं। इन 1575 अकबर बिल्ड इबादत खां या फिर हाउस ऑफ वर्शिप एज हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी एंड इन्वाइटेड स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड जोरास्ट्रियंस। यानी कि उसने हर धर्म के लोगों को बुलाया था अपने इबादत खां में, जो कि क्या था, उसका पूजा का घर माना जाता था। He did not like intrusion of the Muslim ulemas in political matters. उसको अच्छा नहीं लगता था कि जब मुस्लिम उलेमास या फिर मुस्लिम लीडर्स या फिर पुजार्थी वगैरह अगर पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करते थे। In 1579 he delivered the infallibility decree and proclaimed his religious powers. ये अपन को याद रखना है, infallibility decree किसने अनाउंस किया या फिर किसने डिलीवर किया था, तो अकबर था जिसने डिलीवर किया था। इसका मतलब क्या था कि अकबर ने कहा था कि जो भी मतलब धर्म वगैरह किसी के आड़े आते हैं या फिर धर्म से किसी को परेशानी होती है तो राजा का डिसीजन उसमें लास्ट माना जाएगा। मान लो ऐसा कुछ किसी ने किया जिसकी कोई सज़ा कोई धर्म उसे देता है पर वो सज़ा उसे मंजूर नहीं है, तो राजा का डिसीजन उसमें लास्ट लिया जाएगा, जो कि फेथ माना जाएगा, यकीनन माना जाएगा। ठीक है। इन 1582 ही प्रोपेगेटेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही और डिवाइन फेथ। उसने 1582 में एक नया रिलीजन लाने को कहा जो कि था दीन इलाही या फिर डिवाइन फेथ। इसका मतलब क्या था कि सबका मालिक एक है, सब बस एक ईश्वर की पूजा करें। यहाँ पे इनफैलिबिलिटी डिग्री का मतलब बताया गया। अकबर इशू मजरनामा टू टेक ऑल द रिलीजियस मैटर इनटू हिज ओन हैंड्स, दिस मेड सुप्रीम इन रिलीजियस मैटर्स। ही इशूड मजरनामा टू कर्व द डोमिनेंस ऑफ उलेमा। इट वॉज रिटन बाय फैजी। फैजी कौन था? अबुल फजल। What was Mazhar? Mazharnama was actually an idea of the father of Abul Fazl and Faizi. Said the authority of the king was higher and that of Muzdid, doctor of the faith. There is no variance. The emperor's decision should be binding on the Muslims of India. ठीक है, लास्ट डिसीजन उसी का होगा, राजा का। इन विच ईयर टोडरमल इंट्रोड्यूस हिज रेवेन्यू सिस्टम। तो 1580 में अकबर के रीन में टोडरमल ने क्या किया? रेवेन्यू सिस्टम को लेकर आया, क्योंकि रेवेन्यू मिनिस्टर भी अकबर का टोडरमल ही था। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, राजा टोडरमल, हु वाज अपॉइंटेड इन 1573 इन गुजरात। द दसाला सिस्टम इज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम विच हेल्प टू मेक द कलेक्टिंग सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। दसाला सिस्टम भी किसने चलाया भाई? अकबर ने चलाया, टोडरमल की सहायता से चलाया, ताकि वो लोग रेवेन्यू को सही से कलेक्ट वगैरह कर सकें। हु स्टार्टेड जब्ती सिस्टम। जब्ती सिस्टम क्या था? उसका एक लैंड मेजरमेंट सिस्टम था बेसिकली, कि लैंड को कैसे मेजर किया जाए, क्योंकि उसी के साथ साथ टैक्स लगना था। अबाउट दीन इलाही। दीन इलाही क्या था? कि सबका मालिक एक वाला कोई कॉन्सेप्ट था। द न्यू रिलीजन बिलीव्ड इन वन गॉड, इट हैड ऑल गॉड पॉइंट्स इन every religion. Its foundation was balanced. It didn't endorse any philosophy. It aimed at bridging the gap between separate different religions. The new religion had only 15 followers, including Birbal. Akbar did not compel anyone to join his religion. यानी कि उसने दीन इलाही बनाया तो, पर किसी को भी फोर्स नहीं किया कि वो आके दीन इलाही एक्सेप्ट करे। शुरू में 15 फॉलोअर्स उसके थे, जिसके अंदर अकबर भी इंक्लूड था, मतलब बिरबल भी इंक्लूड था। However, the new religion proved to be failure after Akbar's death. हालांकि दीन इलाही चल नहीं पाया क्योंकि अकबर की डेथ हो गई, उससे बीच में रुक गया। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अकबर का बहुत अच्छा था, क्योंकि टोडरमल उसके क्या थे? रेवेन्यू मिनिस्टर थे। माना जाता है कि अकबर ने ही सबसे पहले कैश की फॉर्म में टैक्स लेना स्टार्ट किया था। With the help of Raja Todermal, Akbar experimented on the land revenue administration, which was completed in 1580. The land revenue system was called जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम और दसाला सिस्टम। तो ये तीनों सिस्टम किसके टाइम के है भाई? अकबर के टाइम के है। किस लिए थे? लैंड मेजरमेंट सिस्टम या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। द लैंड वॉज फिक्सड ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ लैंड मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स। द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में लैंड को डिवाइड किया गया था। पहला पोलज। पोलज क्या है कि अगर आप हर साल में अपने लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं। परौती हर 2 साल के अंदर, छाछर यानी कि हर 4 साल के अंदर, और बंजर या फिर हर 5 या फिर हर 6 साल के अंदर। ठीक है, तो नाम के साथ ही पता चल जाएगा। बस आपको पोलज याद करना है 1 साल का, फिर तो परौती 2 साल, छाछर 4 साल और बंजर 5 साल, 5 या 6 साल। ठीक है, ऐसे याद कर लिया आप। पेमेंट ऑफ रेवेन्यू वॉज मेड जनरली इन कैश, यानी कि जो भी रेवेन्यू या फिर टैक्स पे किया जाता था वो कैश में किया जाता था, और कलेक्ट भी टैक्स में ही करते थे उसे। मनसबदारी सिस्टम क्या था? कि धीरे धीरे मुगल अथॉरिटी के सामने सब लोग झुकते जा रहे थे, तो जो जो झुकता जा रहा था उसे एक मनसबदारी या फिर रैंक सिस्टम के अंदर डाला जाता था और उसे मनसबदार बुलाया जाता था। मनसबदार के अंदर क्या था? कि जो जो मुगल अथॉरिटी के सामने झुकता था उस स्टेट के राजा को मनसबदार बोल दिया जाता था। मनसबदार के तहत उसे एक रैंक मिलती थी, मिलिट्री सपोर्ट मिलता था, फिनेंशियल सपोर्ट मिलता था। तो ये सारी चीज़ उस
इंसान को मिलती थी, जो भी उस राजा को मिलती थी जो कि मुग़ल अथॉरिटी के आगे झुका था या फिर जिसने भी मनसबदारी सिस्टम को अडॉप्ट किया था। अकबर इंट्रोड्यूस इन द मनसबदारी सिस्टम इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम, ये भी याद रखना है। अंडर दिस सिस्टम एवरी ऑफिसर वॉज असाइंड टू अ रैंक मनसब। द लोएस्ट रैंक वॉज 10th and highest was 5,000 for the nobles. Princes of royal blood received even higher ranks. The ranks were divided into two, जात और सावर. Jat means personal and it fixed the personal status of a person. Savar rank indicated the number of कैवलरीमैन और पर्सन हु वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, यानी कि दो तरीके का वो देता था, जात और सावर। एवरी सावर हैड टू मेंटेन एटलीस्ट 2 हॉर्सेस। हर सावर को 2 घोड़े रखने पड़ते थे। आपको इतना नहीं याद रखना, आपको बस ये रखना है कि जात और सावर नाम का 2 जो सिस्टम था मनसबदारी के अंदर, ये किसने लॉन्च किया था भाई? अकबर ने किया था। ऑल अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन एंड डिसमिस वर डायरेक्टली मेड बाय द एम्परर। बाकी किसी को भी निकालना होता था, रखना होता था, तो वो सारे काम कौन करता था? अकबर करता था। इस हिसाब से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अपना अकबर का पूरा ख़त्म हुआ है। आगे हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु बिकेम द वकील ऑफ मुगल किंगडम ड्यूरिंग द इनिशियल्स ऑफ ईयर ऑफ अकबर रेन, यानी कि कौन था? तो भाई बैरम खां था। बताया गया था आपको 5 साल तक वो यहीं पे रहा था। बाद में जब उसे मक्का जा रहा था तो मक्का के रास्ते में उसे अफगान ने मार दिया था। बैरम खां रेल्ड द मुगल फोर्सेस अंडर विच टाइटल, यानी कि क्या टाइटल दिया हुआ था उसे? तो खाने खानन दिया था, खाने खानन। वैन वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, तो भाई 5 नवंबर 1556 के बीच में लड़ी गई। किसके बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई। हेमू हारा और वो फ्लड हो गया था आपका ना अफगान। वेयर डिड अकबर सॉ द सी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, पहली बार अकबर ने सी कहाँ देखा? तो एट कैम्बे इन गुजरात देखा। विच मुगल एम्परर इंस्टीट्यूटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू दासाला इन द किंगडम, तो अकबर ने 1580 के अंदर क्रिएट किया था ये दासाला। What were the names given to cultivated land and uncultivated land during मुगल एरिया? तो पोलज, पुराती, छरही और बंजर, ये 4 नाम हमने देखे थे। How many categories were there in एवरी रैंक, कितनी होती थी भाई? 3 कैटेगरी होती थी। इलिटरेट किंग किसको कहा जाता है? तो भाई अकबर को कहा जाता है। अपन मूवी भी देखी होगी जब जोधा उसका नाम लिखना सीखती है और अकबर उसे नहीं पढ़ पाता है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं कि इलिटरेट किंग अपना कौन था? तो अकबर ही था। इवन तो मनसबदारी सिस्टम अंदर अकबर वॉज डिस्टिंक्ट इन द वर्ड, परहैप्स इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच किंग, यानी कि माना जाता है कि अकबर का जो मनसबदारी सिस्टम था वो उसी के टाइम पे लॉन्च किया गया था। पर अगर फिर भी माने कि उस पहले भी मनसबदारी सिस्टम देखा गया है, तो किस राजा के टाइम पे देखा गया? तो चंगेज़ खान के टाइम पे देखा गया है, क्योंकि तब उसने उससे मिलता जुलता डेसिमल सिस्टम लॉन्च कर रखा था। द टेरिटरीज ऑफ मुगल किंगडम वर डिवाइडेड इनटू विच कैटेगरीज? तो जागीर, खलीसा और इनाम, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। हु वॉज हेड ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? तो वजीर नाम का कोई व्यक्ति था जो कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। हु वॉज हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट? तो मीर बख्शी, याद रखना, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का वजीर और मिलिट्री डिपार्टमेंट का मीर बख्शी। जजिया जो टैक्स था जो कि मुस्लिम्स पे लगाया जाता था उनके पिलग्रिम जाते टाइम, तो कब अबॉलिश किया अकबर ने? तो 1564 में अबॉलिश किया है। हु बिल्ट इबादत खाना या फिर हॉल ऑफ प्रेयर या फिर वर्कशिप ऑफ प्लेस इन फतेहपुर सिकरी? तो एम्परर अकबर ने किया। विच मिशनरीज कम टू अकबर कोर्ट फ्रॉम गोवा एंड स्टेड हेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, यानी कि कौन मिशनरी यहाँ पर आया था और अकबर के कोर्ट में 3 साल तक रुका था? तो एक्वेविया, वीवा और मोन्सेरेटा, याद रखने हैं आपको, मोन्सेरेटे और एक्वेविवा, ये 3 साल तक रुके थे यहाँ पे। अकबर implemented the policy of सुलह कुल। सुलह कुल मतलब यूनिवर्सल पीस इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ विद, मतलब क्या मीनिंग था इसका? तो पीस विद ऑल इसका मीनिंग था। विच मुगल किंग स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन नेम दीन ए इलाही? तो अकबर। हु बिल्ट बुलंद दरवाज़ा? मुगल एम्परर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा यानी कि डोर ऑफ विक्ट्री बनवाई थी 1602 AD में बाय मुगल एम्परर अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। इट इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी विच इज़ 43 किलोमीटर फ्रॉम आगरा। ठीक है भाई, तो इसी ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गए, इसी ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी इसकी कैपिटल हो गई थी। हमजा नामा और तूती नामा द मोस्ट डेकोरेटेड वर्क इन मुगल पेंटिंग वर मेड ड्यूरिंग विच रूलर, यानी कि हमजा नामा और तूती नामा जो कि बहुत फेमस पेंटिंग थी, किसके टाइम पे थी? तो भाई अकबर के टाइम पे थी। हु वॉज सक्सेसर ऑफ अकबर? अकबर का सक्सेसर कौन था? जहांगीर था। वेयर डिड अकबर सेटअप इबादत खाना? कहाँ सेटअप किया था उसने? तो फतेहपुर सिकरी के अंदर ही सेटअप किया था। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ अकबर? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। द सिटी ऑफ प्रयाग वॉज नेम्ड इलाहाबाद द सिटी ऑफ अल्लाह बाय अकबर। इलाहाबाद का जो नाम प्रयाग दिया था किसने दिया था? अकबर ने दिया था। प्रयाग का नाम इलाहाबाद अकबर ने दिया था।
अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिसीजन कहाँ पे लिया करता था? इबादत खाना में। व्हेन वाज सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, 5 नवंबर। हु वाज डिफीटेड इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? तो हेमू हारा था। हु अबॉलिश द रिलीजियस टैक्स जजिया? तो अकबर। हु इज़ द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच इंडिया? पहला इंग्लिश मैन कौन था जो इंडिया पहुंच सका? तो रेल्फ फिच था। ड्यूरिंग अकबर रेन ही इज़ नोन एज पायनियर इंग्लिश मैन और टॉर्च बियरर इंग्लिश मैन। ठीक है भाई, तो पहला आदमी माना जाता है। और कब आया था ये? तो अकबर के टाइम पे आया था। रेल्फ फिच नाम था इसका। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैलेंडर स्टार्टेड बाय अकबर? अकबर ने कोई कैलेंडर स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था? तो इलाही कैलेंडर था। इन विच बैटल अकबर डिफीटेड महाराणा प्रताप ऑफ मेवर? तो 1576 के अंदर बैटल ऑफ हल्दी घाटी के अंदर उसने हराया था। वेयर इज हल्दी घाटी माउंटेन पास इज सिचुएटेड? हल्दी घाटी का माउंटेन पास कहाँ है? तो अरावली हिल्स के अंदर है, राजस्थान में। हु वाज द मुगल एम्पायर व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया सिटीजन वाज फाउंडेड इन 1600 दिसंबर 31? तो अकबर, यानी कि किसने अलाउ किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए? तो अकबर ने दिया था, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन था। वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ अकबर सिचुएटेड? अकबर का टॉम्ब कहाँ सिचुएटेड था? सिकंदरा नियर आगरा। ठीक है, यहाँ पे था सिचुएटेड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अकबर मिलिट्री सिस्टम? तो मनसबदारी सिस्टम। हु वाज अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर? राजा टोडरमल। विच मुगल एम्पायर बिल्ट आगरा फोर्ट? तो अकबर। अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण किया? तो 1562 ईस्वी के अंदर। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर माना जाता है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? तो अकबर के ही थे। इसमें आपको याद करने वाला और थोड़े नोट्स बनाने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब नाम बहुत ज़्यादा है कि भाई कौन कौन इस टाइम पे थे और इसने क्या क्या काम किया, तो सारा लिखना पड़ सकता है अपन को। बाकी आप नोट्स बनाएंगे तो उतना मुश्किल नहीं रहेगा। अकबर के शासन ने महाभारत का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और वह किस नाम से किया गया था? तो रजनामा के नाम से किया गया था। अकबर के काल में महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किसने किया? तो फैजी ने किया। महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? बंदायू ने। असल में जो है फ़ारसी अनुवाद का जो निर्देशन हुआ वह क्या कहलाया? तो फैजी कहलाया। और किया किसने? बंदायू ने। रामायण का अनुवाद फ़ारसी में किसने किया? बंदायू ने। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो अकबर के टाइम पे लिखी थी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो अकबर को ही है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई? तो ग्वालियर में स्थित है। तानसेन रामतनु भी कहा जाता था इन्हें। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्रव्य तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे सुविख्यात थे? तो अकबर के। क्योंकि अकबर भी क्या करता था? हिंदी में अपनी पोएम्स वगैरह लिखा करता था, तो उसी के टाइम पे सारे पोएम वाले थे। बैजू बावरा हो गया, तानसेन हो गया। बैजू बावरा की तो पिक्चर भी है। ठीक है, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से भूषित किया था? तो राजा बीरबल को किया था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कमल की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? कि विश्व बंधुता या फिर पूरे समाज को या फिर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का मूल था उसका। किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण कराया? तो अकबर ने। आगरा किले का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिच, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। किस जाट नेता के ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो भाई अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजा राम ने ऐसा किया था। तो अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में किस कारण हुई थी? तो अतिसार या फिर डायरिया के कारण हुई थी। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो सिकंदरा में स्थित है। अकबर का टॉम्ब भी यहीं पे स्थित है। सो विद दिस आवर वीडियो एंड. So I hope you like the video. If you like the video, please press the like button, share the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.